मेरा नाम धर्मेंद्र है और आज हम डिस्कशन करेंगे हमारा इसका फोर्थ टॉपिक राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन। इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो आरएस का हो, चाहे वो एसआई का हो, चाहे एससीएफ का हो, चाहे एएन का हो। राजस्थान के रिलेटेड कोई भी अगर एग्जाम होता तो उसमें राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। पिछले टॉपिक में हमने डिस्कशन किया था 1857 की क्रांति में हमारा राजस्थान का क्या योगदान था, राजस्थान के किस किस रियासत में किस किस ने विद्रोह किया था, किसने दमन किया था, कौन कौन से युद्ध हुए थे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर राजस्थान के किसान आंदोलन। तो सबसे पहले ये हम देखते हैं कि जितने भी हमारे किसान आंदोलन हुए उनके कुछ मुख्य कारण हैं, कुछ कॉमन कारण हैं जिसकी वजह से किसानों ने आंदोलन किए। तो किसान आंदोलन के क्या क्या कारण रहे वो हम देखते हैं। तो सबसे मुख्य कारण किसानों के आंदोलन का यह था कि भाई जो किसानों के ऊपर जो लगान लगाया जाता था जमींदार के द्वारा, सामंतों के द्वारा, राजाओं के द्वारा, तो वो उसकी लगान की दर क्या थी, बहुत अधिक थी। और उस लगान के चुकाने के बाद में भी जो लाग बाग बहुत सारे थे। लाग बाग का मतलब है कि लगान तो आपने जो है चुका ही दिया, उसके अलावा जैसे कभी युद्ध के नाम पे जो चंदा दिया जा रहा है, कभी आपसे जो है बेगार प्रथा करवा रहे हैं, कभी और किसी नाम से चमरीकर के नाम से टैक्स ले लिया जा रहा है, कभी किसी के नाम से कर वसूला जा रहा है। तो जो लाग बाग थी वो के बहुत सारे थे। जो किसान है इससे भी दुखी थे, वे अपनी उपज का जो मुख्य हिस्सा वो वैसे भी जो है लगान के रूप में चुका देते, जो बचता उसके ऊपर भी ये क्या करते, सामंत ये इनका क्या करते थे, जमींदार शोषण करते थे। दूसरा जो कि लगान का जो वसूलने का तरीका था वो थी लाटा कुत्ता पद्धति। लाटा कुत्ता पद्धति वो थी, उसका मतलब है कि भाई अनुमान आधारित टैक्स, यानी जमीन यानी खेत में जो खड़ी फसल है उस पर अनुमान लगा लिया कि भाई इतना तेरा इतना मेरा। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो राजा महाराजा ये पावरफुल लोग होते थे, जमींदार सामंत, तो ये इनको जो है टैक्स में ये एक लिमिट से ज़्यादा जो है ले लेते, क्योंकि एग्जैक्ट माप तो करते नहीं थे, अनुमान के आधारित पे जो है टैक्स वसूल लेते थे। जैसे कि सर एक था चमरी कर। चमरी कर ये मेवाड़ के अंदर लगाया गया था कि भाई लड़की का अगर विवाह हो तो जो सामंत जो है उसको पैसे देने पड़ते थे कि भाई हमारे यहाँ की लड़की की शादी हो रही है तो हमें उसका जो टैक्स देना है वहाँ के सामंत को, जमींदार को या राजा जी को। इसी तरह से एक चलता था भाई तलवार बंदाई कर। तलवार बंदाई कर के मतलब है कि जब अगर किसी राज्य का राजा की या जमींदार की अगर मृत्यु हो गई और वहाँ का अगर कोई नया जमींदार नियुक्त होता है तो उस नए जमींदार को वहाँ के जो राजा है उसको क्या है, कुछ शुल्क चुकाना पड़ता है। तो एक तरह से सामंत द्वारा रियासत नवीनीकरण शुल्क जो कि शासक को दिया जाता है। तो ये जो कर भी जो एक्चुअली देना तो होता है जमींदार को, नए जमींदार को देना होता है शासक को, लेकिन ये कर भी जो जमींदार किससे वसूलता है, आम किसानों से। तो ये हो गया तलवार बंदाई कर। इसी तरह से कि भाई जो राजशाही है उनके बढ़ते खर्चों का जो बोझ भी किस पर पड़ता है, किसानों पर पड़ता है। और कर की जो नगद है वो कठोर वसूली, जो कर वसूलने का जो तरीका था वो भी क्या था, बहुत कठोर था, यानी एक तरह से मारपीट करना, शोषण करना, इस तरह से जो कर की वसूली। तो ये सारे मुख्य कारण थे कि भाई जो क्यों राजस्थान के अंदर जो है किसान आंदोलन हुए थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेवाड़ के किसान आंदोलन के बारे में कि भाई मेवाड़ राज्य के अंदर क्या था कि जो जागीर भूमि थी, यानी कि जो भूमि जागीरदारों के कंट्रोल में थी वो थी लगभग 87%। और जो खालसा भूमि यानी जो डायरेक्टली जो शासक के कंट्रोल में थी, यानी मेवाड़ के जो महाराणा के कंट्रोल में थी, वो जमीन कितनी कितनी थी, 13%। यानी खालसा भूमि किसको कहते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से शासक के नियंत्रण में हो, और जागीर भूमि उसको कहते हैं जो जागीरदार के नियंत्रण में हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेवाड़ के जाट किसान आंदोलन के। मेवाड़ के अंदर जो है बहुत सारे किसान आंदोलन हुए थे। तो उसमें जो सबसे पहला आंदोलन हुआ था वो हुआ था मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन, यानी मेवाड़ के जाटों द्वारा जो किसान, जाट किसान जो थे उनके द्वारा किया गया आंदोलन। तो ये राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन था। तो पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि भाई अगर कोई आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई राजस्थान का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन सा था, तो राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था, मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन। इस जाट ऑब्वियस सी बात है, जाट किसान आंदोलन था तो जाट किसानों ने किसका विरोध किया था, भू राजस्व का विरोध किया था। और राष्ट्रीय परगना है ये, राष्ट्रीय परगना के मातृकुंडिया से ये क्या हुआ, प्रारंभ। मातृकुंडिया को जो आप अगर जानते होंगे तो इसको जो मेवाड़ के हरिद्वार के नाम से भी मातृकुंडिया को जाना जाता है। तो मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मातृकुंडिया से। और कब प्रारंभ हुआ था, 22 जून 1880 को, यानी 1857 की क्रांति के बाद में। लेकिन इस समय जो शासक थे वो थे सज्जन सिंह जी, और इन्होंने एक महीने के अंदर ही इसको क्या कर दिया था, यानी जून में प्रारंभ हुआ था, जुलाई माह के अंदर ही इस आंदोलन को क्या कर दिया था, उन्होंने कुचल दिया था। इसके बाद में सेकंड और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो हुआ था हमारे मेवाड़ के अंदर बिजोलिया किसान
आंदोलन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में सब ज़्यादातर क्वेश्चन जो है इसी के बारे में पूछे जाते हैं, इसमें बहुत सारे फैक्ट भी आएंगे। बिजोलिया की अगर बात करें कि जब हमने पढ़ा था, हमने बिजोलिया शिलालेख के बारे में, जब हमने एंशियंट राजस्थान पढ़ा था, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, तब हमने पढ़ा था वहाँ पे बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी का। उसके अंदर जो बिजोलिया का नाम लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है विजयवली, यानी अगर बिजोलिया का प्राचीन नाम पूछ लिया जाए तो वो क्या था, विजयवली। और जब राणा सांगा का समय था, जो राणा सांगा मेवाड़ का महाराणा था, तो सांगा ने जो अशोक परमार को जो ऊपर माला की जो जागीर दी थी, यानी ऊपर माला की जागीर सर्वप्रथम किसको दी थी, अशोक परमार को दी थी, और दी किसने थी, सांगा ने दी थी। बिजोलिया अगर वर्तमान के अंदर हम बात करें तो बिजोलिया वर्तमान के अंदर जो है भीलवाड़ा जिले के अंदर आता है, और भीलवाड़ा से जब हम कोटा जाते हैं तभी भी जो गाड़ी है राजस्थान रोडवेज की, वो बिजोलिया होके जाती है। बिजोलिया जो है वो मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था उस समय। मेवाड़ के अंदर उस समय टोटल कुल 16 प्रथम श्रेणी के ठिकाने थे, उनके अंदर जो बिजोलिया भी था वो किसका था, प्रथम श्रेणी का ठिकाना, यानी एक तरह से इम्पोर्टेंट सेंटर था मेवाड़ का सत्ता का। और यहाँ पे जो बिजोलिया के अंदर जो धाकड़ जाति के जो किसान थे उनकी संख्या क्या थी, सर्वाधिक थी। अब किसानों की संख्या सर्वाधिक है और धाकड़ किसानों की जाति अगर सर्वाधिक है तो ऑब्वियस सी बात है विद्रोह में सबसे आगे भी कौन होंगे, जाट ही होंगे। तो बिजोलिया के जो जागीरदार की बात करें तो ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1897 के अंदर। उस समय जो बिजोलिया का जागीरदार था वो था कृष्ण सिंह। तो उसके कृष्ण सिंह की तो मृत्यु हो गई थी 1906 में। उसके बाद जागीरदार बना था पृथ्वी सिंह, उसकी भी डेथ हो गई 1914 में। उसके बाद जागीरदार बना था केसरी सिंह। तो ये तीनों जागीरदार के हमें नाम पता होने चाहिए, क्योंकि बिजोलिया जब मूवमेंट चल रहा था तब ये तीनों जागीरदार मतलब किसी न किसी तरह से इन्होंने अपना रोल निभाया था। तो बिजोलिया आंदोलन का जो है हम 3 चरणों के अंदर, किसान आंदोलन को 3 चरणों के अंदर बांट सकते हैं। एक चरण था फर्स्ट चरण जिसमें कि स्थानीय नेताओं ने जो इस आंदोलन को प्रारंभ किया था। फिर दूसरा चरण था जिसमें राष्ट्रीय नेताओं ने इस आंदोलन को जो लीड किया था। फिर तृतीय चरण जिसके अंदर जो है राजस्थान के जो स्थानीय नेता थे, राजपुताना संघ, बहुत सारे संघ वगैरह शामिल हो गए थे, और इसके अंदर स्थानीय भी थे और राष्ट्रीय नेता भी शामिल थे। तो जो प्रथम चरण था वो चला था 1897 से लेकर 1915 तक, और इसके अंदर जो नेता शामिल थे स्थानीय नेता वो थे नानजी पटेल, ठाकरे पटेल, साधु सीताराम दास। ये तीनों नाम तो आपको याद होना ही चाहिए, और ये तीनों नाम अभी हम आगे पढ़ेंगे वापस। स्थानीय नेता कौन कौन से थे, नानजी पटेल थे, ठाकरे पटेल थे, साधु सीताराम दास जी थे। इनके अलावा 2 नाम और आते हैं, ब्रह्मदेव आता है और एक फतेहकरण चारण आता है, जो कि इतने इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। सेकंड चरण की बात करें तो वो चला था हमारा 1915 से लेकर 1922 तक चला था, और इसके अंदर जो हमारे राष्ट्रीय नेता शामिल हुए थे, एक हुआ था हमारा विजय सिंह पथिक, एक हुआ था हमारा हरिभाई किंकर, एक हुए थे हमारे मन्ना पटेल। इसके बाद जो हमारा तीसरा चरण चला था 1922 से लेकर 1941 तक, उसके जो मुख्य लीडर थे वो थे जमुनालाल बजाज थे, हरिभाऊ उपाध्याय थे, माणिक्यलाल वर्मा थे, और राम नारायण चौधरी ने इस आंदोलन को क्या करा था, लीड कराया था, और अपने अंत तक इसको पहुंचाया था। तो हम एक एक करके इनके जो सारे जो है चरण वो पढ़ते हैं। तो अगर प्रथम चरण की अगर हम बात करें तो प्रथम चरण चला था 1897 से लेकर 1915 तक, लगभग 18 वर्ष जो है प्रथम चरण चला था। अहिंसक आंदोलन था। और 1897 के अंदर क्या हुआ था, अभी ऊपर माला की जागीर जो राणा सांगा ने अशोक परमार को दी थी, तो ऊपर माला का एक किसान था, उसका नाम था गंगाराम धाकड़। उसके परिवार में क्या था, मृत्यु भोज था, और उसका गांव का नाम था गिरधारीपुरा। तो वहां पे इस मृत्यु भोज के अंदर जो गिरधारीपुरा गांव के अंदर जो है ये धाकड़ किसान है वो एकत्रित हुए। ऑब्वियस ही बात है, जहाँ भी 5 आदमी बैठेंगे वो अपनी समस्याओं के बारे में कुछ ना कुछ जो लेटेस्ट करंट टॉपिक होता है उसके बारे में बात करते ही हैं। तो वहाँ पे उन्होंने क्या है कि भाई टैक्स इशू जो है उनका लगान का जो बढ़ा हुआ है कि भाई लगान बढ़ा रखी है, बेगार पड़ता है, चौरी कर है, तलवार बंदाई करे, ये इतने सारे जो इश्यूज हैं इनके ऊपर उन्होंने क्या करा, डिस्कशन किया। तो इसका जो फिर निर्णय लिया था, इसका जो निर्णय हुआ साधु सीताराम दास के नेतृत्व में। साधु सीताराम दास ने इनको परामर्श दिया, सारे जो धाकड़ किसान थे, कि भाई जो यहाँ से जो आप जो है भाई महाराणा को जाके जो है जमींदार की शिकायत कर दो। तो साधु सीताराम दास के परामर्श पे फिर एक तो नानजी पटेल गए और एक जो ठाकरे पटेल गए, ये जागीरदार के विरुद्ध गए थे महाराणा फतेह सिंह के पास में। किसके लिए गए, शिकायत करने के लिए गए।
साधु सीताराम दास के कहने पे नानजी पटेल और ठाकरे पटेल ने महाराणा फतेह सिंह को जमींदार की शिकायत तो कर दी, लेकिन उस शिकायत पर 6 माह तक जो है कोई भी सुनवाई नहीं हुई। और 6 महीने के बाद में जो जांच हेतु जो है हामिद हुसैन को जो है उन्होंने बिजोलिया भेजा कि भाई आप जो हामिद हुसैन जी आप जाके चेक करो कि भाई बिजोलिया की जो ये शिकायत आई है वो क्या वो सही है कि नहीं है। तो फिर हामिद हुसैन ने जो जांच रिपोर्ट में बताया कि भाई जो इन्होंने किसानों ने शिकायत की उस शिकायत को क्या बताया, सही बताया, और किसान जो है कर्ज से जो है परेशान है। तो फिर जो कृष्ण सिंह था उस समय जो ये था जागीरदार था, जब उसको ये बात पता पड़ी कि हमारे लोगों ने वे उसके लोगों ने जो है महाराणा को शिकायत करी, तो वो इससे क्या हो गया, नाराज हो गया। तो इन दोनों ने को जो नानजी पटेल और ठाकरे पटेल जिन्होंने शिकायत की उन दोनों को जो है बिजोलिया से इसने क्या कर दिया, निर्वासित कर दिया कि भाई आप जो है बिजोलिया छोड़ के चले जाओ, उनको बिजोलिया से भगा दिया। फिर 1903 के अंदर फिर कृष्ण सिंह ने जो है नाराज इसी की वजह पे तुम मेरी शिकायत करने गए तो उसने एक और लगा दिया, इसके ऊपर चमरी कर लगा दिया। चमरी कर से मतलब है कि अगर कोई भी बिजोलिया का किसान अगर अपनी पुत्री का विवाह करता है तो उसको जो है विवाह के ऊपर 5 रुपये जो है जागीरदार को कर देना होगा। और राम प्रसाद व्यास जी कहते हैं कि भाई उस समय ये कर कितना था, 13 रुपये, और हमारे जो आरपीएससी कहती है वो कितनी है, 5 रुपये। तो एग्जाम में जो भी आए मोस्ट इंपॉर्टेंट वैसे 5 रुपये आएगा। तो इसका परिणाम ये हुआ कि भाई 5 रुपये उस समय जो है बहुत बड़ी राशि होती थी। तो किसानों ने जो 2 वर्ष तक जो है कन्याओं का विवाह ही नहीं किया। और फिर 1950 के 1905 यानी 2 साल बाद में फिर जो किसानों ने विरोध किया, और विरोध दर्ज करवाने के कारण जो कृष्ण सिंह ने इस चमरी कर के अंदर क्या कर दी, कमी की थी। फिर 1906 के अंदर फिर कृष्ण सिंह की तो क्या हो गई, डेथ हो गई। अब कृष्ण सिंह की डेथ होने से पहले तो किसान राजी हुए कि चलो अच्छा हुआ, ये हमें कर से मुक्ति मतलब परेशान कर रहा था, तो एक तरह से गया तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो फिर उसका उत्तराधिकारी था वो था पृथ्वी सिंह, वो राजा बना, यानी वो राजा क्या बना, वो जमींदार बना। तो उसने जमींदार बनते ऑब्वियस सी बात है उसको शासक का जो नवीनीकरण है, रियासत नवीनीकरण शुल्क महाराणा को देना था एक तरह से, यानी तलवार बंदाई कर। तो ये तलवार बंदाई कर क्या था, जागीर नवीनीकरण शुल्क था, जो कि नए जागीरदार द्वारा महाराणा को दिया जाता था। अब इसने क्या करा, पृथ्वीराज सिंह ने ये कर जो है कहाँ पे लगा दिया, 1906 में जनता पर लगा दिया। यानी जनता पे ऑलरेडी चमरी कर का बोझ था, नॉर्मल जो उस तरह की 84 प्रकार की लाग बाग थी उनका था, और उसने और ऊपर क्या लगा दिया, तलवार बनाई कर भी किस पे ठोक दिया, जनता पे ठोक दिया। तो फिर साधु सीताराम के नेतृत्व में किसानों ने फिर से इसका क्या किया, विरोध किया कि भाई ये जो है हमसे नहीं वसूला जाए, हमारी ऐसी हालत नहीं है कि हम ये आपको कर चुका सके। और इनके जो सहयोगी थे वो थे, एक तो फतेहकरण चारण था, ब्रह्मदेव था, जो कि हम पहले ही नाम इनके पढ़ चुके। फिर 1914 के अंदर पृथ्वी सिंह की भी मृत्यु हो गई। तो उसका पृथ्वी सिंह का अल्पवयस्क पुत्र था केसरी सिंह, उसको क्या बना दिया गया, नया सामंत बना दिया गया। लेकिन केसरी सिंह था अल्पवयस्क, तो शासन तो संभाल नहीं सकता था। तो मेवाड़ जो महाराणा थे फतेह सिंह, उन्होंने बिजोलिया को मर समात जो है घोषित कर दिया, यानी कोर्ट ऑफ वार्स। यानी अब जो बिजोलिया है वो किसके अंडर में आएगा, डायरेक्टली शासक के अंडर में आएगा, और उसके जो इम्पोर्टेंट फैसले हैं वो किसके द्वारा लिए जाएंगे, शासक द्वारा लिए जाएंगे। तो ये हो गया यहाँ पे हमारा इसका बिजोलिया आंदोलन का जो प्रथम चरण था वो। द्वितीय चरण इसका प्रारंभ हुआ था 1916 से लेकर 1922 तक, और इसके अंदर जो है राष्ट्रीय नेताओं ने पार्टिसिपेट किया था। तो जब साधु सीताराम दास को लगा कि भाई हमारे कहने से, हमारे शिकायत करने से तो कोई काम हो नहीं रहा, तो साधु सीताराम दास के कहने पे जो 1916 के अंदर जो विजय सिंह पथिक है, उन्होंने जो है वो इस आंदोलन से जुड़े थे। और पथिक जी ने जो है किसानों को जो सुनियोजित ढंग से जो है संगठित किया, क्योंकि विजय सिंह पथिक राष्ट्रीय राजनीति में थे और उन्हें पता था कि वे किसानों को संगठित कैसे करना है। तो पथिक जी ने जो किसानों को सुनियोजित रूप से क्या किया, संगठित किया। इसी समय हरिभाई किंकर थे, ये हम आगे पढ़ेंगे भी सही, किस किसने कौन कौन सी जो सभा चला रहा था, देश हितैषणी सभा की स्थापना किसने की, ये सारे हम पढ़ेंगे। तो हरिभाई किंकर द्वारा संचालित थी विद्या प्रचारिणी सभा। तो उस विद्या प्रचारिणी सभा के जो एक शाखा का गठन जो है किसमें किया गया, बिजोलिया के अंदर किया गया। उस समय जो माणिक्यलाल वर्मा थे, जो कि देखो अभी आगे इंपॉर्टेंट पिक्चर में आएंगे, वो क्या थे, सरकारी कर्मचारी थे। और वो जो और पथिक जी के संपर्क में आने के बाद में उन्होंने क्या कर दी, अपनी नौकरी छोड़ दी, और इस जो आंदोलन के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। पथिक के प्रयास से जो है उपरमाला पंच बोर्ड का जो है बिजोलिया के अंदर गठन किया गया, और इसका गठन जो कब किया गया था, हरियाली अमावस्या पर 1917 में। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई उपरमाला पंच बोर्ड का गठन कब हुआ, इसका अध्यक्ष कौन थे, ये दोनों क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो उपरमाला पंच बोर्ड का जो गठन किया गया था हरियाली अमावस्या के ऊपर 1917 में, और स्थान था वो था बारीसाल गांव,
और इसके अध्यक्ष थे वो थे मुन्ना पटेल। ये भी हमारे क्या थे, राष्ट्रीय लीडर थे उस समय। और इसके अलावा जो 13 अन्य पंच है उनका भी क्या किया गया, सिलेक्शन चुनाव किया गया। और इस ऊपरवाला पंच बोर्ड का जो ध्येय वाक्य था कि भाई न तो युद्ध का जो है हम चंदा देंगे, न ही हम बेगार करेंगे, क्योंकि बेगार के नाम पे भी जो है कर वसूला जाता था, युद्ध के नाम पे भी जो है चंदा वसूला जाता था। तो इन्होंने कहा था भी ना तो हम युद्ध का चंदा देंगे, न ही हम बेगार करेंगे। फिर शासन का इसी समय जो नारायण पटेल था, उन्होंने क्या करा था भाई, शासन का विरोध कर रहे थे, क्योंकि पटेल जाति के लोग थे, जाट जाति के किसान थे। तो शासन का विरोध करने के कारण नारायण पटेल को क्या कर लिया गया था, शासन ने गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। तो इसको छुड़ाने के लिए बिजोलिया के अंदर जो है 2000 किसान जो है इकट्ठे हो गए थे। और इस विरोध के कारण नारायण पटेल को जो है जेल से क्या कर दिया, मुक्त कर दिया गया। तो यहाँ से किसानों को लगा कि भाई हम 2000 किसान इकट्ठे हुए तो शासन को हमारे सामने झुकना पड़ा, और नारायण पटेल को जो है जेल से उनको मुक्त करना ही पड़ा। तो ये एक तरह से किसानों की नज़र में किसानों की क्या थी, प्रथम जीत थी। और उन्होंने इसकी जो प्रेरणा ली थी वो ली थी भाई रूस की क्रांति से ये प्रेरित था। तो जीत की खुशी के अंदर जब इनको लगा कि भाई हमारी पहली जीत है, तो जीत की खुशी के अंदर विजय सिंह पथिक ने तो गाया था झंडा गीत। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए सारे के सारे ये कि भाई झंडा गीत किसने गाया, पंछीड़ा गीत किसने गाया। इसी जीत की खुशी में माणिक्यलाल वर्मा ने जो पंछीड़ा गीत गाया था। भंवरलाल स्वर्णकांड उसने कविताओं से जो गांव के अंदर जो है अलग जगह थी। पथिक ने एक पत्र लिखा था उपरमाल का डंका, और प्रेमचंद जी का उपन्यास है रंगभूमि, उसके अंदर भी इस आंदोलन का जो हमें उल्लेख मिलता है। ये पांचों के पांचों कहीं ना कहीं घुमा फिरा के एग्जाम में पूछे हुए हैं कि भाई झंडा गीत किसने गाया था, पंछीड़ा गीत किसने गाया था। अभी हम आगे पढ़ेंगे, अर्जी गीत भी गाते हैं माणिक्यलाल वर्मा। भंवरलाल स्वर्णकांड ने जो है कविताओं से गाँव के अंदर अलग जगह थी। ऊपरमाल का जो डंका है वो पता किसने लिखा था। और किनके उपन्यास के अंदर है जो इस आंदोलन का उल्लेख मिलता है, तो प्रेमचंद जी का उपन्यास है रंग भूमि, उसके अंदर इस आंदोलन का हमें क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। इसी समय जो 1919 के अंदर कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था अमृतसर के अंदर। अमृतसर अधिवेशन के अंदर बाल गंगाधर तिलक ने बिजोलिया से संबंधित प्रस्ताव रखा था, लेकिन उस समय इस प्रस्ताव को जो है उसमें इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। उन्होंने इस प्रस्ताव रखा जरूर था। फिर तिलक जी ने अब उनका समाचार पत्र था अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा, उस मराठा के अंदर भी उन्होंने जो बिजोलिया के ऊपर लेख लिखा। इसके बाद में जब ये नेशनलाइज इशू हो गया बिजोलिया का, तो फिर भट्टाचार्य आयोग की गठन किया गया 1919 में। और इसका उद्देश्य था कि भाई जो है किसानों की शिकायतों पे क्या किया गया, समाधान किया जाए। और इसका जो गठन किया गया था मेवाड़ महाराणा द्वारा। तो मेवाड़ महाराणा को जब लगा कि भाई इशू जो है बिजोलिया का नेशनलाइज हो गया है, तो किसानों की शिकायतों का समाधान करने के लिए उसने एक आयोग का गठन किया, वो था बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। एग्जाम में पूछा हुआ है और इसके सदस्यों के नाम भी इम्पोर्टेंट है। और इसके सदस्य थे एक तो बिंदुलाल भट्टाचार्य, ये तो अध्यक्ष हो गए, अफजल अली और अमर सिंह, ये भी आपको दोनों नाम जो है इसके याद होने चाहिए। और इन्होंने सिफारिश की थी कि भाई जो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग ने कि भाई जितने भी किसान कार्यकर्ताओं को आपने जो जेल में डाला है उनको पहले तो आप जेल से रिहा करें, और दूसरा कि जितने भी आपके अनावश्यक लागबाग है उनको जो है क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। तो पथिक जी ने किसानों की समस्या से जो है गणेश शंकर विद्यार्थी है उसको भी अवगत कराया था। और गणेश शंकर विद्यार्थी क्या था, एक कानपुर से अखबार चलाते थे, उसका नाम था प्रताप। तो प्रताप नाम का अखबार चलाते थे गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से। और उस अखबार ने जो इस बिजोलिया आंदोलन को जो देशव्यापी बनाने के अंदर मदद की थी। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई प्रताप अखबार जो कौन चलाता था और कहाँ से चलाया जाता था। और प्रताप अखबार हमारे पिक्चर में कब आया, बिजोलिया आंदोलन को नेशनलाइज करने की वजह से। फिर अंत में एजीजी हॉलैंड थे, उनके प्रयासों से 1 फरवरी 1922 को किसानों के अंदर जो है किसानों के साथ में जो है समझौता किया गया। और जो 84 प्रकार की लागबाग थी उनमें से जो 35 कर है उनको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया। और तलवार बंदाई कर था उसको भी क्या कर दिया, कम कर दिया गया। अब ये एजीजी हॉलैंड ने तो कर दिया था मेवाड़ महाराणा के, लेकिन मेवाड़ महाराणा की तरफ से, लेकिन बिजोलिया का जो जागीरदार है उसने इसको मानने से मना कर दिया। भाई यहाँ पे भाई शासन स्वीकार करना चाहता है, लेकिन जो जागीरदार है वो इसको कम नहीं करना चाहता। तो ये थी फरवरी 1922 की। और यहाँ से जो है कि भाई द्वितीय चरण जो हमारा है वो खत्म हो गया कि भाई इसने जो है कि भाई एजीजी हॉलैंड की बात मानने से जो है मना कर दिया। और अब हमारा स्टार्ट होता है नेक्स्ट तृतीय चरण। तृतीय चरण के अंदर भाई वो चला था 1922 से लेके 41 तक। और इसके अंदर ये हुआ था कि भाई यहाँ पे इसने एजीजी हॉलैंड की बात मान के 84 में से 35 कर तो समाप्त कर दिए,
लेकिन ये बात इसने मानी नहीं, लेकिन फिर भी इसने कुछ कर जो है कम कर दिए थे। लेकिन जो भी कर इसने कम कर दिए थे उनको पुनः इसने 1926 में वापस लगान बढ़ा दिया, 3 साल बाद के अंदर ही। तो 1923 से लेकर 1927 तक जो विजय सिंह पथिक थे उनको तो क्या रखा गया था, जेल के अंदर रखा गया था, टॉडगढ़ जेल के अंदर रखा गया था। जब 27 तक वो जेल में रहे, जेल के अंदर उनको यातनाएं मिली, तो 1927 में जो जेल से रिलीज होने के बाद में विजय सिंह पथिक जो है इस आंदोलन से क्या हो गए थे, अलग हो गए थे। यानी अब विजय सिंह पथिक का जो है नाम इस आंदोलन से खत्म हो गया। गांधी जी ने इसके नेतृत्व की, फिर जब विजय सिंह पथिक अलग हो गए तो फिर गांधी जी ने इसकी जो नेतृत्व थी आंदोलन की, उसकी जिम्मेदारी दी थी जमनालाल बजाज को। और जमनालाल बजाज ने इसकी जिम्मेदारी दे दी थी हरिभाऊ उपाध्याय को। और हरिभाऊ उपाध्याय के जो साथी के रूप में जिन्होंने काम किया था वो था एक तो माणिक्यलाल वर्मा, जिन्होंने विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में जो है अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी थी और जो इस आंदोलन में शामिल हुए थे। और दूसरे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है रामनारायण चौधरी, जो कि अभी हम देखेंगे कि भाई बेगू किसान आंदोलन में भी रामनारायण चौधरी आएंगे, सीकर में भी इनका नाम आएगा रामनारायण चौधरी का, इनकी पत्नी का नाम भी आएगा। तो रामनारायण चौधरी हमारे जो राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत बार नाम आता है। तो रामनारायण चौधरी भी क्या थे, एक किसान लीडर थे। तो फिर गांधी जी ने जांच हेतु जो है महादेव भाई देसाई को भेजा कि भाई बिजोलिया के अंदर भी वास्तविक समस्या क्या रह गई है। फिर अंत में 1941 के अंदर मेवाड़ के पीएम थे उस समय राघवाचारी, उसने किसानों की जो है सभी मांगों को मान लिया और यह जो है आंदोलन समाप्त हुआ। तो ये जो आंदोलन था बिजोलिया किसान आंदोलन 44 वर्ष चला, 1897 से लेकर 1941 तक चला और ये व्यापक अहिंसक आंदोलन था। इस दौरान जो है किसी भी तरह की कोई हिंसा जो है बिजोलिया में या इस आंदोलन के किसी भी जो टाइम पीरियड था उसके अंदर नहीं हुई। बिजोलिया आंदोलन के अंदर हम बात करें कि भाई एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा महिलाओं की भूमिका के बारे में कि भाई बिजोलिया आंदोलन जो 44 वर्ष चला, व्यापक अहिंसक आंदोलन था, उसमें महिलाओं की क्या भूमिका थी। तो उसमें जो मुख्य महिलाएं थी, एक थी रमा देवी जो कि पत्नी थी लादूराम जोशी की, एक थी नारायणी देवी जो कि पत्नी थी माणिक्यलाल वर्मा की, एक थी अंजना देवी चौधरी जो कि पत्नी थी रामनारायण चौधरी की, एक जानकी देवी बजाज जो कि पत्नी थी जमनालाल बजाज की, और एक थी तुलसी बिल जो काम करती थी सूचनाओं का आदान प्रदान करने का। तो ये नारायणी देवी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, अंजना देवी चौधरी के बारे में पूछा है, जानकी देवी बजाज के बारे में पूछा हुआ है। तो ये था हमारा बिजोलिया का किसान आंदोलन। अब हम मेवाड़ के बात करें कि मेवाड़ के अंदर दूसरा इंपॉर्टेंट आंदोलन हुआ था बेगू किसान आंदोलन। तो बेगू किसान आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था बेगार प्रथा के विरोध में, कि जो भी बेगू का जो जमींदार था, सामंत था, वो क्या करवाता था, बेगार करवाता था। तो बेगार प्रथा के विरोध में ये प्रारंभ हुआ था। बाकी सारे इश्यूज थे कि भाई जैसे लगान की दर अधिक होना, उनको जो वसूल करने की तरीका था वो कठोर होना, वो चमड़ी कर, तलवार बंदाई कर, जो लाग भाग का अत्यधिक होना, वो सारे कारण एज इट इज थे। लेकिन इसका प्रारंभ हुआ था वो किसके विरुद्ध हुआ था, बेगार प्रथा के विरोध में। उस समय बेगू के अंदर जो जागीरदार था उस जागीरदार का नाम था अनूप सिंह, इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। और बेगू आता कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़गढ़ किस में आता है, मेवाड़ में। तो इसके जो प्रारंभिक नेतृत्वकर्ता इस आंदोलन के थे वो थे रामनारायण चौधरी, और बाद में इसको ज्वाइन किया था विजय सिंह पथिक ने। और लेकिन विजय सिंह पथिक जो 1923 से लेके 27 तक जेल में रहते हैं, तो बाद में जो है इनके साथ ही ये आंदोलन भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी बेगू इस किसान आंदोलन की, वो हुई थी 1921 के अंदर, और वो हुई थी भेरूकुंड मेनाल से। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई बेगू कहाँ पे आ जाता है, हमारा चित्तौड़ के अंदर, और बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, मेनाल से हुई थी। तो अनूप सिंह और किसानों के बीच में 1 साल बाद में 1922 के अंदर क्या हो गया, समझौता हो गया। यानी जागीरदार था वो समझदार था, एक तरह से ये मानो आप कि भाई उसने किसानों की मांगे हैं जो मान ली। लेकिन महाराणा जो थे फतेह सिंह, उन्होंने इसको मानने से मना कर दिया और इसको कहा कि भाई ये तो बोल्शेविक समझौते की तरह है कि भाई आप दबाव बना के जो है आप इस तरह की अपनी मांगे मनवा रहे हो। और अनूप सिंह को जो है उन्होंने जागीरदार के पद से हटाकर अमृतलाल को जो है कोर्ट ऑफ वार्ड्स नियुक्त कर दिया। वे इसको मानने की वजह से जो उन्होंने अनूप सिंह को भी हटा दिया और इस जागीर को जो किसके अंडर में ले लिया, डायरेक्टली उन्होंने महाराणा के अंडर में, और अमृतलाल को जो है कोर्ट ऑफ वार्ड्स नियुक्त कर दिया। तब इसकी जो नेक्स्ट मीटिंग हो रही थी इसके रेस्पेक्ट में कि भाई अब जो महाराणा ने मानने से मना कर दिया, तो गोविंदपुरा गांव के अंदर 2 अप्रैल 1923 को क्या हुई, एक मीटिंग हुई, और एक उसकी अगली मीटिंग हुई थी 13 अप्रैल 1923 को। तो 13 अप्रैल 1923 को जब किसान आंदोलन कर रहे थे गोविंदपुरा गांव के अंदर, तो एक ट्रेंच नामक पुलिस अधिकारी था, उसने क्या कर दी, गोलियां चलवा दी सभा के ऊपर। उस गोलियां चलाने से जो रूपा जी और कृपा जी है दोनों क्या हो गए, शहीद
हो गए। तो इस कांड को जो है गोविंदपुरा कांड के नाम से जाना जाता है। और गोविंदपुरा कांड हुआ किसमें? बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। कब हुआ? 13 अप्रैल 1923 को हुआ। कौन कौन शहीद हुए? रूपाजी और कृपाजी इसके अंदर जो शहीद हो गए। ये भी गोविंदपुरा गांव का नाम भी पता होना चाहिए, बेगू का भी पता होना चाहिए, डेट भी पता होनी चाहिए, कौन कौन शहीद हुए ये भी पता होना चाहिए। विजय सिंह पथिक जो इस आंदोलन राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से इस आंदोलन से जुड़े थे, लेकिन 1923 से 27 तक वो जेल में रहे और फिर 1925 के अंदर ही ये आंदोलन क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया हमारे मेवाड़ के किसान आंदोलन। अब हम बात करते हैं बूंदी के किसान आंदोलन की। तो बूंदी का जो किसान आंदोलन है उसको बरड़ किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। यानी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि आपके बरड़ किसान आंदोलन से संबंधित, तो बरड़ किसान आंदोलन भी किसको कहा गया है? बूंदी किसान आंदोलन के। जैसे मेवाड़ के अंदर 84 प्रकार की लाग बाग थी, इसी प्रकार से बूंदी के अंदर जो है 25 प्रकार की जो लाग बाग अवेलेबल थी। तो 25 प्रकार की क्या थी? लाग बाग थी। 29 मई 1922 को जो है इनके विरुद्ध जो इन्होंने किसानों ने विद्रोह किया था, तब 1000 लोग इकट्ठे हुए और एक दिन बाद यानी 30 मई को जो है विरोध में जो है 5000 लोग एकत्रित हो गए। तो बरड़ किसान आंदोलन के जो प्रमुख नेतृत्व करता थे वो थे पंडित नैनूराम शर्मा, जो कि बाद में आगे जाकर जो है कोटा प्रजा मंडल की स्थापना करेंगे। इसी तरह से भंवरलाल सर्राफ जो आगे जाके मारवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना करेंगे, और विजय सिंह पथिक। तो 1922 में जो किसानों की फिर इन्होंने विरोध कर रहे थे, मांग हेतु जो है कि मदन मोहन लाल जो और हरिनाथ सिंह जी को जो है, इसने जो भी बूंदी का शासक था उसने एक तो मदन मोहन लाल को और एक हरिनाथ सिंह को भेजा कि भाई आप जाके जांच करो कि भाई क्या किसानों की मांगे क्या वाजिब है, मानने लायक है या नहीं है। तो इसी के रेस्पेक्ट में 2 अप्रैल 1923 को जो है किसान जो पंचायत की वो कार्यवाही चल रही थी डाबी गांव के अंदर, डाबी किसान पंचायत जिसको नाम से बोला गया, कि भाई जो डाबी किसान पंचायत चल रही थी। और डाबी किसान पंचायत का जो गठन किया गया था और उसके जो अध्यक्ष था उसका नाम था, अध्यक्ष था हरला बड़क। तो डाबी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भाई जो डाबी किसान पंचायत थी और ये जिसकी प्रोसेस ये कार्यवाही चल रही थी उसका अध्यक्ष कौन था? तो डाबी किसान पंचायत का जो अध्यक्ष था वो था हरला भड़क। और जब डाबी में ये किसान शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर रहे थे, तब डाबी इन्होंने क्या करा था कि भाई किसानों ने क्या करा था, गोचर भूमि पे अतिक्रमण कर लिया। ये क्या था कि भाई गाय को चराने के नाम पे, पशुओं को चराने के नाम पे भी क्या कर रहे थे, बूंदी के अंदर कर वसूल कर रहे थे। तो इन्होंने क्या करा था, सारी जो सरकारी संपत्ति उसके ऊपर इन्होंने क्या कर लिया था, अपना कब्जा कर लिया था, जैसे गोचर भूमि हो कि भाई हम चराएंगे। और ये अपना जो है विरोध प्रदर्शन वहां पे डाबी के अंदर कर रहे थे। तो डाबी के अंदर एक पुलिस अधिकारी था इकराम हुसैन, इसका नाम आपको पता होना चाहिए। इस इकराम हुसैन ने लोगों को हटाने के लिए पुलिस कार्रवाई की और गोलियां चलवाई। और इस पुलिस कार्रवाई के अंदर जो नानक जी भील और देवालाल गुजर है वो क्या हो गए, शहीद हो गए। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है भाई नानक जी भील जो है कौन सा गीत गाते हुए शहीद हुए थे? नानक जी भील जो है झंडा गीत गाते हुए क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो झंडा गीत किससे जुड़ा हुआ है? बूंदी आंदोलन से। नानक जी देवलाल गुर्जर भी किससे हैं? बूंदी आंदोलन से। और इकराम हुसैन किससे है? ये हमारा बूंदी किसान आंदोलन से, है ना। तो ये बूंदी किसान आंदोलन में हत्याकांड कहाँ पे हुआ था? डाबी के अंदर। इसी तरह से अगर बात करें तो भी मानिक जब ये क्या कहते हैं, इन दोनों की जो डेथ हो गई थी, नानक जी भील की, देवलाल जी भील की, देवलाल जी गुजर की, तो फिर माणिक्य वर्मा ने बूंदी किसान आंदोलन के अंदर एक गीत गाया था। उस गीत का नाम है अर्जी गीत। जैसे उन्होंने वहां पे भी गीत गाया था, हमने देखा था। तो इसी तरह से कि भाई जो माणिक्यलाल वर्मा ने बूंदी किसान आंदोलन में कौन सा गीत गाया था? वो गाया था अर्जी गीत गाया था। और पथिक जी का जो संगठन था राजस्थान सेवा संघ, वो इसके अंदर क्या था, मुख्य भूमिका थी। 1927 के अंदर ये आंदोलन खत्म हो गया। और तो इस आंदोलन से जुड़े एक बार मुख्य फैक्ट वापस देख लेते हैं कि भी बूंदी किसान आंदोलन को जो बरड़ किसान आंदोलन भी कहा गया। 25 प्रकार की लाग बाग थी। इन्होंने जो गोचर भूमि है उसके ऊपर भी जो है चराने से, उनके ऊपर पशुओं के ऊपर जो चराते हैं उसके ऊपर भी इन्होंने टैक्स लगा दिया था। इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे ये सारे सारे राजस्थान सेवा संघ से जुड़े हुए थे, जैसे पंडित नैनूराम शर्मा, भंवरलाल सर्राफ, विजय सिंह पथिक। और किसानों की मांगों को जो है जांच हेतु जो मदन मोहन लाल और हरिनाथ सिंह को भेजा गया। फिर डाबी के अंदर जो इकराम हुसैन था उसने पुलिस कार्रवाई की, इनकी जो शांतिपूर्वक सभा चल रही थी उस पर गोलियां चलवा दी। और उस गोली उसने जो है नानक जी भील और देवलाल गुर्जर जो है शहीद हो गए। और पथिक जी के जो है राजस्थान सेवा संघ की इसमें मुख्य भूमिका थी। माणिक्यलाल वर्मा ने जो है बूंदी किसान आंदोलन में अर्जी गीत गाया था। और डाबी किसान पंचायत का जो गठन हुआ था उसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था हरला भड़क।
अब हम बात करते हैं अलवर के किसान आंदोलन की। अलवर के किसान आंदोलन की बात करें तो अलवर के अंदर किसानों ने भी विद्रोह किया था और मेव जाति के जो किसान थे उन्होंने भी विद्रोह किया था। तो अलवर के किसानों की जो मुख्य समस्या थी वो थी सूअरों की समस्या थी। और सूअर क्या करते थे, किसानों की फसल बर्बाद करते थे। और इधर राजा जी को जो टैक्स बढ़ाने में इंटरेस्टेड था, उनको तो केवल कर से मतलब होता था। तो उन्होंने क्या करा, लोगों ने आंदोलन करा कि भाई जो हमें सूअर मारने की जो है अनुमति दी जाए। तो 1921 के अंदर इस आंदोलन की क्या हुई, शुरुआत हुई। और अलवर का शासक था उस समय जय सिंह, उसने इनको फिर सुअर मारने की अनुमति दे दी कि भाई अगर आपका सुअर फसल खराब कर रहे हैं तो आप इनको मार सकते हो। लेकिन उसने साथ में 1923 में उसने जो है लोगों पर क्या बढ़ा दिया था, कर बढ़ा दिए। तो एक तरफ तो जो सूअरों की वजह से फसल बर्बाद हो रही थी, दूसरी तरफ से उन्होंने उसके ऊपर क्या बढ़ा दिए थे, टैक्स बढ़ा दिए। तो इसके विरोध में नीमूचना के अंदर जो है 800 किसान है वो एकत्रित हुए। और किस दिन हुए, 14 मई 1925 को। मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है, एग्जाम में बहुत बार पूछी हुई कि भाई 14 मई 1925 को विरोध ये सूअरों की समस्या और लगान बढ़ाने के विरोध के अंदर नीमूचना के अंदर जो है 800 किसान एकत्रित हुए। और उस समय अंग्रेज अधिकारी कमांडर था छज्जू सिंह। उस छज्जू सिंह के निर्देश पे जो है शांतिपूर्ण सभा पे क्या चलाई गई, गोलियां चलवाई गई। और गांधी गोलियां चलवाई गई तो ऑब्वियस सी बात है लोग मारे जाएंगे। तो गांधी जी ने जो इस हत्याकांड को कहा था कि भाई दोहरी डायरशाही कहा। और अर्थात जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी इसको जो है भयंकर बताया। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयंकर किसको बताया गया है, तो वो ये हमारा नीमूचना हत्याकांड है। और इसको ही दोहरी डायरशाही बताया गया है। दोनों ही एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अगर कोई पूछ ले आपसे कि भाई बिस्वेदारी प्रथा क्या होती है, बिस्वा का मतलब होता है भूमि का एक तरह से टुकड़ा होता है। तो जो किसानों को भूमि का मालिकाना हक दे दिया जाता है इसको बोलते हैं बिस्वेदारी प्रथा। और इजारा से होता है कि भाई एक तरह से ठेकेदारी प्रथा है कि पूरी जमीन का ठेका दे दिया जमींदार को या किसी को, और कि भाई इस जमीन पे आप चाहे किससे भी खेती करवाओ, हमें जो इतना इससे टैक्स चाहिए। अब हम बात करें एक अलवर के अंदर एक और विद्रोह हुआ था, वो हुआ था भाई मेव किसानों का आंदोलन। मेव के अंदर जो थे अधिकतर मुस्लिम किसान थे। और ये क्या था, राजस्थान का एकमात्र ऐसा था जो कि सांप्रदायिक के अंदर हिंसा हुई थी। इस अलवर के जो मेव आंदोलन था इसके नेतृत्व करता थे वो थे चौधरी यासीन खान, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। और दूसरे थे मोहम्मद अली। इसका जो कारण था मेव आंदोलन का वो था, एक तो ऑब्वियस सी बात है कर बनाना। दूसरा मुख्य कारण था कि भाई कुरान की जो शिक्षा पर महाराजा ने क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी कि भाई उसने कुरान की जो शिक्षा है उसके ऊपर क्या लगा दी, रोक लगा दी। ऑब्वियस सी बात है मुस्लिमों को ये बात जो है पसंद नहीं आई थी। तो इसके चक्कर में इनके विरोध प्रदर्शन हुआ और विरोध प्रदर्शन बाद में जाके उग्र हो गया। उग्र होने के बाद में फिर ये हिंदू मुस्लिमों के जो है लड़ाई के अंदर बदल गया। तो ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा आंदोलन था जिसके अंदर जो सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। एग्जाम के अंदर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इनके नेतृत्वकर्ता के नाम के अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है कि भाई हिंसक सांप्रदायिक हिंसा किस आंदोलन में हुई थी, वो हुई थी अलवर का जो मेव किसान आंदोलन था उसमें। अब हम बात करते हैं शेखावाटी के अंदर। शेखावाटी किसान आंदोलन के अंदर जैसे मेवाड़ के अंदर हमने बिजोलिया देखा, हमने बेगू देखा, इसी तरह से शेखावाटी के अंदर बहुत सारे जो है छोटे छोटे किसान आंदोलन जगह जगह पर हुए हैं। हम उनके बारे में हम एक एक करके डिस्कशन करते हैं। तो शेखावाटी की अगर बात करें तो ये आंदोलन जो किससे प्रारंभ हुआ था, शेखावाटी का सीकर से तो प्रारंभ हुआ था। और उस समय जो सीकर का था वो ठाकुर था कल्याण सिंह। उसने क्या करा कि जो भूमि कर है उनको क्या बढ़ा दिया, 1.5 गुना बढ़ा दिया। अब वो पहले से जो जितना कर था उसको तो दे नहीं पा रहे, उस कर को उसने बढ़ा के 1.5 गुना कर दिया। तो ये तो किसानों के ऊपर एक तरह से क्या हो गया, अतिरिक्त बोझ हो गया। तो फिर इन्होंने आंदोलन किया शेखावाटी के किसानों ने। और उसके जो नेतृत्व करता थे वो थे रामनारायण चौधरी। रामनारायण चौधरी इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन को भी लीड किया है, इन्होंने बेगू किसान आंदोलन को भी लीड किया है, इन्होंने जो है शेखावाटी किसान आंदोलन को भी लीड किया है। तो ये आंदोलन जो है बाद में शेखावाटी के जो पंचपाणों के अंदर फैला, इसलिए इसको जो पंचपाणे की जो किसान आंदोलन भी कहा जाता है। तब ये बात करते हैं भाई ये पंचपाण है कौन कौन से। तो पंचपाण के अंदर अभी नवलगढ़ आता है, मंडावा आता है सीकर का, बिसाऊ आता है, डूंडलोद आता है ना, ढूंढ लो दाता और मलसीसर। तो अगर आपसे एग्जाम में नाम पूछ लिया जाए कि भाई जो पंचपाण है कौन कौन से, तो वो है नवलगढ़ है, मंडावा है, बिसाऊ है, ढूंढलो देव और मलसीसर है। इन 5 ठिकानों को जो है पंचपाणे कहा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसी के साथ जो शेखावाटी के अंदर जो है चिड़ावा आती है, आज अभी वर्तमान में चिड़ावा झुंझुनू के अंदर है। तो झुंझुनू के अंदर जो चिड़ावा है, चिड़ावा के पेड़े भी फेमस है। तो वहाँ पे जो चिड़ावा सेवा समिति का गठन किया गया 1921 के अंदर। और इसका गठन किया गया मास्टर प्यारेलाल को
मास्टर प्यारलाल द्वारा। और मास्टर प्यारलाल को जो है चिड़ावा को गांधी की भी कहा जाता है। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है, सारे क्वेश्चन ये फैक्ट का फैक्ट कि भाई चिड़ावा सेवा समिति की स्थापना किसने की, मास्टर प्यारलाल। चिड़ावा का गांधी किसको कहा जाता है, मास्टर प्यारलाल को। इसी तरह से 1922 के अंदर सीकर के अंदर ही एक व्यक्ति था हरलाल सिंह, उसने जो है किसान पंचायतों का गठन किया और विद्यार्थी भवन जो है झुंझुनू के अंदर इस संस्था का जो है गठन किया, विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए, एक तरह से वहाँ पे चर्चा करने के लिए विद्यार्थी भवन की जो है संस्था का गठन किया। तो हरलाल सिंह भी आ जाता है क्वेश्चन को उसके ऊपर भी कि विद्यार्थी भवन की स्थापना किसने की, तो वो की थी हरलाल सिंह ने। फिर हुआ था कि भाई 1931 के अंदर जाट क्षेत्रीय महासभा का जो है आयोजन किया गया 1931 के अंदर, और इसका आयोजन किया था ठाकुर देशराज। इसका नेतृत्व करता कौन था, जाट क्षेत्रीय महासभा का ठाकुर देशराज। 1934 के अंदर ठाकुर देशराज के नेतृत्व में ही जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया गया पलसाना सीकर के अंदर, और इस यज्ञ के अंदर जो है 3.5 लाख लोगों ने जो यज्ञ ने आहुति दी थी, यानी 3.5 लाख जाट जो है इस पलसाना के अंदर एकत्रित हुए थे। इसके बाद शेखावाटी सेक्टर में एक हुआ था कटराथल के अंदर हुआ था महिला सम्मेलन, और कटराथल महिला सम्मेलन भी कहाँ था, कटरा कहाँ था, कटराथल सीकर के अंदर। और ये एग्जाम में डेट इसकी पूछी हुई है, 25 अप्रैल 1934 को हुआ। और इस कटराथल महिला सम्मेलन के अंदर 10,000 महिलाएं जो एकत्रित हुई थी, और इसका जो नेतृत्व लीडरशिप की थी वो थी किशोरी देवी ने, जो कि पत्नी थी हरलाल सिंह की, जिन्होंने की विद्यार्थी भवन की स्थापना की थी। इसके अंदर जो है 3 महिलाओं ने भाषण दिया था, किशोरी देवी के अलावा उत्तमा देवी ने दिया था, रमा देवी ने दिया था और दुर्गा देवी ने दिया था। एग्जाम में तीनों के नाम जो हमसे पूछे हुए हैं कि भाई कटराथल महिला सम्मेलन में किस किसने पार्टिसिपेट किया था, किसने भाषण दिया था, तो 10,000 महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था। किशोरी देवी इसकी अध्यक्ष थी, और उत्तमा देवी, रमा देवी और दुर्गा देवी ने जो इसके अंदर भाषण दिया था। इसी ड्यूरेशन में सीकर में शेखावाटी के अंदर हुआ था जयसिंहपुरा कांड। जयसिंहपुरा कांड हुआ था 21 जून 1934 को। जयसिंहपुरा के अंदर जो है किसान सभा का आयोजन किया गया था, और ढूंढ लोथ का उस समय जो सामंत था उसका नाम था ईश्वरी सिंह, आपको याद होना चाहिए। ईश्वरी सिंह ने क्या करा था कि भाई जयसिंहपुरा के अंदर हत्याकांड करवाया था इस सभा को जो डिस्टर्ब करने के लिए। तो जयपुर रियासत में फिर ईश्वरी सिंह पे जो है मुकदमा चला। किस रियासत में चला, जयपुर रियासत में। तो ये प्रथम आंदोलन था जिसके कारण किसी भी सामंत को जो है जेल हुई थी। यानी ऐसा जयसिंहपुरा कांड इसलिए फेमस है कि ये ऐसा पहला जो कांड था जिसके वजह से किसी सामंत को जो है जेल हुई थी, और इसका केस कहाँ चला था, जयपुर रियासत में। फिर बाद में WT वेब जो था अंग्रेज ऑफिसर, उसकी वजह से जो किसान और जागीरदार के बीच में समझौता किया गया। इसी तरह से कूदन कांड, यह भी शेखावाटी का बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो विरोध था, और कूदन कांड हुआ था अप्रैल 1935 के अंदर हुआ था। और इस कूदन कांड के अंदर जो है 4 किसान शहीद हो गए थे, 14 घायल हो गए थे। तो जो शहीद हो गए थे वो इम्पोर्टेंट है, उनके नाम पता होना चाहिए। तो जो 4 किसान शहीद हुए थे वो हुए थे भी चेतराम हुआ था, टीकूराम हुआ था, आशाराम हुआ था, तुलसीराम। और ये कूदन कांड हुआ इसलिए था कि भाई जो कर वसूलने आए, तो जो नेतृत्व करता थी धापी देवी, इसने जो है कर देने से जो मना कर दिया। और ये इसी के जो है पुत्र, इसी के पड़ोसी मान लो आप, जो भी पुत्र थे वही, इन्होंने भी जो इसके साथ में विरोध किया, तो अंग्रेजों ने जो इनको क्या कर दिया था, मार दिया था। तो इसके जो प्रेरणा स्रोत या नेतृत्व करता कौन थे, धापी दादी। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस कूदन हत्याकांड की जो आलोचना है वो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर भी की गई थी, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई ऐसा कौन सा हत्याकांड था राजस्थान का जिसकी चर्चा हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन में की गई, तो वो था कूदन हत्याकांड। इसी तरह से एक शेखावाटी में हुआ था जकात आंदोलन। जकात से मतलब है कि अगर भाई राज्य की सीमा से आप कुछ भी बाहर लेन देन करते हो तो उसके ऊपर क्या लगा दिया इन्होंने, टैक्स जो कर था वो बहुत हाई था। तो 1939 के अंदर शेखावाटी सेक्टर के अंदर नरोत्तम लाल जोशी, तो उन्होंने अत्यधिक करों के विरोध में इसको चलाया था। तो नरोत्तम लाल जोशी हमारे राजस्थान विधानसभा के भी हिस्सा रहते हैं। ये भी हम इसको जब राजस्थान की पॉलिटिक्स पढ़ेंगे हम देखेंगे वे नरोत्तम लाल जोशी कौन थे, क्या थे, इन्होंने राजस्थान के लिए और क्या क्या किया। तो नरोत्तम लाल जोशी ने जो शेखावाटी सेक्टर में उन्होंने अत्यधिक करों के विरुद्ध चलाया था, और कौन सा आंदोलन चलाया था, उसका नाम था जकात आंदोलन। अब हम बात करते हैं मारवाड़ के किसान आंदोलन के बारे में। तो मारवाड़ के किसान आंदोलन की बात करें तो ये ऐसी रियासत थी मारवाड़ की जिसमें सबसे ज्यादा तिहरा शोषण था। तिहरा शोषण से मतलब है कि मारवाड़ वालों का अंग्रेज भी शोषण करते थे, राजा भी लूटता था और जागीरदार भी लूटता था। और वही हम किसी भी किसान आंदोलन के अधिक मुख्य कारण क्या थे, वो अत्यधिक लागबाग होना। यही सारे के सारे कारण है जो कॉमन है।
1922-23 के अंदर क्या हुआ कि भाई जो मादा पशु है उनके निष्कासन पे अंग्रेजों ने क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी। लेकिन फिर किसानों ने इसका क्या विरोध किया और इस रोक बाद में उन्हें हटाई गई। तो इसका जो यहाँ से हमें एक लीडर मिला, इसका नेतृत्व किया था जयनारायण व्यास ने। तो राजस्थान के मारवाड़ को एक क्या मिल गया, लीडर मिल गया था जयनारायण व्यास के रूप में। इसके बाद इसी समय 1920-22 में एक हुआ था तोल आंदोलन। तोल आंदोलन में क्या करा कि भाई मारवाड़ सेक्टर में एक शेर के बराबर होता था 100 तोला प्रति शेर होता था, लेकिन उसको 100 तोला प्रति शेर से घटा के क्या कर दिया था, 80 तोला प्रति शेर कर दिया, यानी माप में क्या कर दी गई थी, कमी कर दी गई थी। और इसका जो विरोध किया था वो किया था चांदमल सुराणा ने। तो चांदमल सुराणा के नेतृत्व में क्या किया गया, आंदोलन किया गया। बाद में इसको भी जो है अंग्रेजों को वापस लेना पड़ा था। इसी तरह से किसानों ने 1938 के अंदर मारवाड़ कृषक सुधारक मंच की स्थापना की गई थी जयनारायण व्यास द्वारा। 1941 में मारवाड़ किसान संघ की स्थापना की गई थी बलदेव राम मिर्जा द्वारा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, क्योंकि ये किसानों के लिए प्रयास है, हम पढ़ रहे हैं किसान आंदोलन। तो 1941 में तो मारवाड़ किसान संघ की स्थापना हुई थी, बलदेव राम मिर्जा ने की थी, और 1938 में मारवाड़ कृषक सुधारक मंच की। इसी के साथ में जस्ट आज़ादी हमारी मिली थी 1947 के अंदर ही, 15 अगस्त। और 13 मार्च 1947 को डाबडा गांव के अंदर जो है, जो कि डीडवाना के अंदर आता है, वहाँ मथुरा दास माथुर के नेतृत्व में जो प्रजा मंडल और किसानों का जो एक सामूहिक सम्मेलन ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। उस सम्मेलन के ऊपर जो है सामंत के कहने के ऊपर जो है फायरिंग और लाठीचार्ज किया गया। और इसके अंदर जो है कि डेथ हो जाती है, किसी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, व्यक्ति की डेथ हो जाती है, इसलिए उसको जो है डाबडा कांड कहा जाता है। अगर ये भी पूछ लिया जाए कि भाई जो रोडू कांड किससे संबंधित है, मीठड़ी कांड किससे संबंधित है, चंडावल कांड किससे संबंधित है, तो ये सारे के सारे 1942 के अंदर जोधपुर रियासत से संबंधित है। ऐसे कोई विशेष इनके ऊपर बाकी नाम ही पूछ सकता है कोई आपको मल्टीपल चॉइस के अंदर। इसके बारे में बात करें, अलग बात करें, तो भाई एक होता है दूधवा खारा किसान आंदोलन। दूधवा खारा किसान आंदोलन हुआ था 1944 से लेकर 1948 तक। और दूधवा खारा जो उस समय बीकानेर रियासत में था, वर्तमान में किस में आता है, चूरू में आता है। दूधवा खारा के जो जागीरदार थे वो थे सूरजमल सिंह जी, और उनके जो नेतृत्व करता थे इस आंदोलन के वो थे हनुमान सिंह जी, और उनके जो सहायक थे वो थे मगाराम वेद। और इन्होंने जो इसके जागीरदार है इसने क्या बढ़ा दिए थे, कर बढ़ा दिए थे। तो कर बढ़ाने के विरोध में जो हनुमान सिंह और मगाराम वेद ने क्या करा था, विरोध किया था किसानों के साथ में मिलके। इसी तरह से कांगड़ा कांड की बात करें तो कांगड़ा वर्तमान में किसमें आता है, रतनगढ़ तहसील, जो कि चूरू में आती है। और इसके अंदर जो है महिलाओं ने भी नेतृत्व किया था। तो महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था इसमें, खेतू बाई ने किया था। और मगाराम वेद ने जो इसको राष्ट्रीय स्तर पर जो पहचान दिलवाई थी। कांगड़ा कहाँ है, आपको सिर्फ इतना भी याद होगा तो भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन टिक हो जाएगा। इसी तरह से बात करें गंगनहर आंदोलन की, तो गंगनहर कहाँ है, बीकानेर रियासत में। गंगनहर आंदोलन में ये हुआ था कि भाई वहाँ का जो जमींदार था उसने आबियाना कर लगा दिया। आबियाना कर बोले तो कि भाई जो गंगनहर का जो पानी यूज करे उस पानी के ऊपर भी उसने क्या लगा दिया, कर लगा दिया। तो जमींदार संघ की स्थापना की गई 1921 में। और फिर बाद में जब राजा ने इनकी मांगे मान ली तो ये आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसी तरह से महाजन ठिकाने का आंदोलन था। महाजन ठिकाना भी कहाँ है, बीकानेर के अंदर। और ये भी था टैक्स इश्यू पे था। जब आदमी का समझौता हो गया राजा के साथ में तो ये भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो ये हमारे राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन थे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जो राजस्थान के हमारे जनजातीय आंदोलन है उसके ऊपर हम इसके अंदर डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कंटेंट पसंद आए या कुछ आपको लगे कि इम्प्रूवमेंट होना चाहिए तो आप अपने कमेंट लिख सकते हैं। और आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।